नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। आज दिल्ली हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। 2020 का है ये मामला। उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत 7 पर हिंसा की कथित तौर पर साजिश रचने का लगा है आरोप। आज IRCTC मामले में दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। निचली अदालत के जरिए लालू परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार और साजिश के आरोप तय किए जाने को दी गई है चुनौती। आज से दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू। कुल 4 दिन होगा सदन में कामकाज। 11 बजे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत। पीएम मोदी ने सीएम ममता बनर्जी को दी जन्मदिन की बधाई। एक्स पर किया पोस्ट, कहा हैप्पी बर्थडे ममता दीदी। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों और SIR पर टिप्पणी करके फंसी बीजेपी। शरणार्थी मतुआ समुदाय में नाराजगी। बीजेपी का पार्टी नेता के बयान से किनारा। उत्तर भारत में कोहरे का कहर। 69 ट्रेनें लेट और 3 ट्रेनों को किया गया डाइवर्ट। स्थानीय नेता नाकाम, बदलाव जरूरी। पुणे के विकास को लेकर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने उठाए सवाल। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मेनका गांधी ने की आलोचना। कहा कोर्ट ने पूरे भारत में नफरत का माहौल बना दिया। कोर्ट ने आवारा कुत्तों को हटाने का दिया था निर्देश। असम में आया भूकंप। 5.1 मापी गई तीव्रता। मेघालय और अरुणाचल प्रदेश तक झटके। अकोला में ओवैसी की सभा के दौरान लाठीचार्ज। उचित योजना न होने से बेकाबू हो गई भीड़। ओवैसी ने लोगों को मंच की ओर आने का किया था आह्वान। ईरान में विरोध प्रदर्शनों के बीच इजरायली मीडिया का बड़ा दावा। सर्वोच्च नेता खामेनेई ने तैयार किया देश छोड़ने का प्लान। तेहरान ने इजरायल और अमेरिका पर लगाए हैं देश को अस्थिर करने के आरोप। पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त शाह की भारत को युद्ध की गीदड़ भभकी। बोले समझौते का टूटना नामुमकिन। भारत ने पहलगाम हमले के बाद से ही संधि को किया है स्थगित। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी पर उठे सवाल। एनालिस्ट का दावा, सरकार के अंदर से किसी ने की अमेरिका की मदद। सेना की चुप्पी पर गहराया शक। भारत ने रूस से तेल खरीद बंद नहीं की तो भड़का अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप बोले और ज्यादा बढ़ सकते हैं टैरिफ। पहले ही व्यापार कम करने का दबाव बनाते हुए वॉशिंगटन ने लगाया है 50% टैरिफ। ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कोई हक नहीं। डेनमार्क की पीएम फ्रेडरिक्सन ने ट्रंप को सुनाया। बोली धमकी देना बंद करे। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कही है बात। सिगरेट पर बढ़े टैक्स से अवैध कारोबार बढ़ने का खतरा। विशेषज्ञों की चेतावनी, वैध उद्योग और सरकार दोनों को होगा नुकसान। सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर 28 से 40% GST लागू करने का किया है ऐलान। ऑनलाइन EPF निकालना हुआ और आसान। नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। 13 श्रेणियों की बजाय अब सिर्फ 3 श्रेणियों में होगी PF राशि की निकासी। जीवन बीमा पर डगमगाया लोगों का भरोसा। IRDAI की रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 में 1,20,000 शिकायतें। अनुचित प्रथाएं बढ़ी। गलत बिक्री के मामलों में हुई बढ़ोतरी। तांबे की कीमत रिकॉर्ड $12,000 प्रति टन पहुंचने से लोगों की जेब पर पड़ेगा बड़ा असर। AC, रसोई उपकरण और तांबे के बर्तन होंगे महंगे। बढ़ती लागत ग्राहकों पर डालने की तैयारी में कंपनियां। मुक्त व्यापार समझौतों में आयुष को मिली मान्यता। हर्बल उत्पादों के निर्यात में 6% से ज्यादा हुई बढ़ोतरी। आयुष एक्सेल की स्थापना के बाद वैश्विक मांग और निर्यात को मिली नई गति। महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स यानी उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने से सियासी समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं और अब ठाकरे भाइयों ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस मौके पर उद्धव और राज ठाकरे एक साथ मंच पर नजर आए। ठाकरे बंधुओं ने मैनिफेस्टो को शिव शक्ति वचननामा नाम दिया है, जिसके कवर पेज पर बाला साहेब ठाकरे के साथ राज और उद्धव की तस्वीर लगाई गई है। इस घोषणा पत्र में मुंबई वासियों से कई बड़े वादे किए गए हैं, जिसके तहत महिलाओं को रोजगार मिलेगा और उन्हें 1500 रुपए भी दिए जाएंगे। 10 रुपए में भोजन और नाश्ता मिलेगा। कामकाजी माता पिता और कामकाजी महिलाओं की देखभाल करने वाले डे केयर सेंटर बनेंगे। पशु चिकित्सा क्लिनिक खुलेगा। बाला साहेब ठाकरे स्वरोजगार वित्त योजना शुरू होगी। रोजगार योजना के तहत 1 लाख युवाओं को 25,000 से 1 लाख रुपए का स्वयं रोजगार सहायता फंड दिया जाएगा। 25,000 गिग वर्कर्स और डिब्बे वालों के लिए ई-बाइक के लिए बिना ब्याज कर्ज दिए जाएंगे। मुंबई नगर निगम में जरूरी रिक्त पदों को भरा जाएगा। प्रत्येक वार्ड में दादा दादी के लिए खेल का मैदान बनेगा। 700 वर्ग फुट तक के क्षेत्र पर संपत्ति कर की छूट मिलेगी। कचरा टैक्स समाप्त किया जाएगा।
मुंबई के सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। मुंबई में 5 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाए जाएंगे। मुंबई के नागरिकों के लिए 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। ठाकरे ब्रदर्स ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने 66 सीटों पर महायुति की निर्विरोध जीत पर भी सवाल उठाए। कहा जा रहा है कि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के पास इन उम्मीदवारों के खिलाफ कुछ ठोस सबूत हैं और अब वो इन सबूतों के साथ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। विपक्ष के दबाव में निर्वाचन आयोग ने भी निर्विरोध चुनाव जीते लोगों को सर्टिफिकेट देने पर रोक लगा दी है। उनकी जीत को भी डिक्लेयर नहीं किया है, जांच की बात कही है। लेकिन अब ये तय हो गया है कि जहां निर्विरोध चुनाव हुआ है उसका फैसला अब हाईकोर्ट लेगा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। महाराष्ट्र एनडीए में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी और एनसीपी के बीच शुरू हुई जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही और अब तो बीजेपी ने एनसीपी प्रमुख और डिप्टी सीएम अजित पवार को सीधा अल्टीमेटम ही दे दिया है कि वो लाइन क्रॉस न करे। पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नवनीत राणा ने कड़े शब्दों में कहा कि राज्य में सरकार ग्रैंड अलायंस के मिले जुले सपोर्ट से बनी है। ऐसे में सत्ता में शामिल नेताओं का एक दूसरे पर आरोप लगाना और बेवजह कंफ्यूजन पैदा करना ठीक नहीं है। सभी को कंट्रोल रखने और जिम्मेदार और अहम पदों पर रहते हुए लिमिट में रहने की जरूरत है। पॉलिटिकल मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सभ्य भाषा और अनुशासित रुख बनाए रखना रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी है। सभी को सावधान रहना चाहिए कि पॉलिटिकल बयानों की वजह से जनता में गलत मैसेज ना जाए। कोई भी बयान देते समय लाइन क्रॉस ना करे। दरअसल बीएमसी चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी के दोनों ही सहयोगी नाराज हैं। इस चुनाव में बीजेपी ने अजित पवार की पार्टी एनसीपी को तो दरकिनार ही कर दिया। ऐसे में अजित पवार भी भड़के हुए हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई बीजेपी विरोधी बयान दिए, बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए और तब से ही दोनों पार्टियों में तनाव देखा जा रहा है। और अब नवनीत राणा के इस बयान को अजित पवार के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने भी एनसीपी प्रमुख को चेताते हुए कहा था कि हम आरोप लगाने लगे तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। अब देखना यह होगा कि महाराष्ट्र एनडीए में उठा ये तूफान कहां जाकर थमता है। बीएमसी चुनाव को लेकर शुरू हुए इस टकराव का असर क्या राज्य के प्रशासन में भी पड़ेगा? क्या फडणवीस सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है? ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह पूरे देश में बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। जिन राज्यों में चुनाव 2 महीने बाद होने हैं उन राज्यों में कैंप कर रहे हैं, लेकिन उनके खुद के संसदीय क्षेत्र में लोग पानी को लेकर परेशान हो रहे हैं। उन्हें गंदा पानी पीने को मिल रहा है। जो पानी गांधीनगर में सप्लाई किया जा रहा है वो पीने के लायक नहीं है। सीवर का मिला पानी पीने के लिए दिया जा रहा है, जिसे पीकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। 130 से ज्यादा लोग गांधीनगर के सिविल अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। दूसरे अस्पतालों में भी लोग भर्ती हैं। 7-8 दिन से परेशानी चल रही है, लेकिन प्रशासन और सरकार की कोशिश शुरुआत में पानी की सप्लाई सही करने की जगह खबरों को दबाने की रही। खबरें दबाई जाती रहीं, लेकिन जब बड़ी संख्या में लोग दूषित पानी का शिकार होकर अस्पताल पहुंचने लगे तो मामला सामने आ गया। लेकिन इस पर ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ना ही गृह मंत्री अमित शाह का कोई बयान सामने आया है। गुजरात दोनों का गृह राज्य है। अमित शाह गांधीनगर से ही सांसद हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय तक गुजरात के सीएम रहे। गुजरात के सीएम रहते हुए ही उन्होंने दिल्ली में पीएम तक का पद हासिल किया। खबर तो यहां तक आ रही है कि गांधीनगर में लोग बीमार पड़ रहे हैं तो सांसद अमित शाह पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि इन राज्यों में चुनाव का ऐलान कुछ दिन बाद होना है। इसीलिए गुजरात की जगह फोकस तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल पर दिख रहा है, जबकि गांधीनगर में लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। गांधीनगर के सेक्टर 24, 26 और 28 के अलावा आदिवाड़ा इलाके में गंदे पानी की सप्लाई नगर निगम की तरफ से की जा रही है। इन्हीं जगहों पर लोग बीमार पड़ रहे हैं। प्रशासन ने भी माना है कि जांच में पीने के पानी में खतरनाक बैक्टीरिया मिले हैं। गांधीनगर में ट्रिपल इंजन काम कर रहा है। केंद्र, गुजरात और गांधीनगर नगर निगम सभी जगह बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस ट्रिपल इंजन सरकार में लोगों को साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार को घेरा है। एक्स पर पोस्ट किया, पानी जहरीला, हवा जहरीली, दवा जहरीली, विचार जहरीले, क्योंकि बीजेपी जहर है। इसके अलावा कांग्रेस ने एक और ट्वीट किया है
जिसमें कहा है कि बीजेपी लोगों के घरों में जहर बांट रही है और सवाल पूछने पर उसे फोकट का सवाल बता रही है। हमारा बीजेपी से सीधा सवाल है कि क्या ये जहरीला पानी बीजेपी के नेता, मंत्री और खुद नरेंद्र मोदी पी पाएंगे? जब गांधीनगर में दूषित पानी से लोग बीमार पड़ रहे थे, तब अमित शाह पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे थे। ऐसे में टीएमसी ने भी सवाल किया है। पार्टी ने कहा है कि बीजेपी शासित एक और शहर में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल लग गया है, तो इंदौर से गांधीनगर तक के इस पैटर्न को अब नजरअंदाज करना असंभव हो गया है। बीजेपी सवालों में है। सवालों में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। सवालों में गुजरात की बीजेपी सरकार भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी तक इनमें से किसी का भी कोई बयान गांधीनगर में दूषित पानी पर सामने नहीं आया है। दिल्ली हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हिंसा के आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा उर रहमान समेत 7 आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर अपना रुख साफ करते हुए अब कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपियों को एक जैसे नहीं देख सकते। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने जोर देकर कहा कि शर्जील इमाम और उमर खालिद का मामला दूसरे आरोपियों से अलग है। ये प्रमुख आरोपी हैं, इसलिए इन्हें जमानत नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने जमानत न देने पर और यूएपीए की परिभाषा पर भी स्पष्टीकरण दिया। बेंच ने कहा कि यूएपीए के अंतर्गत आतंकवादी गतिविधियों की परिभाषा केवल बम बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी काम में बाधा डालना, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना भी इसमें शामिल है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों प्रमुख आरोपियों की रिहाई इसलिए रोकी जा रही है ताकि जांच पूरी हो सके, और जब जांच पूरी हो जाएगी तो वे जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं, और अगर जांच पूरी नहीं हुई तो 1 साल बाद वो जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि उमर और शर्जील की रिहाई अब 1 साल बाद ही मुमकिन हो पाएगी, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस पिछले 6 साल में आरोप साबित नहीं कर पाई, जांच पूरी नहीं कर सकी, वो आने वाले 1 साल में क्या जांच खत्म कर पाएगी। हालांकि बाकी 5 आरोपियों को कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है, जिसमें गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान का नाम शामिल है। आप जानते हैं कि 2020 में दिल्ली में सीए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 53 लोगों की जान चली गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, और तब से ही ये आरोपी जेल में बंद है। इन पर हिंसा की साजिश रचने के आरोप है, और अब उनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तारीख पर तारीख, कोर्ट रूम में लंबी बहस के बाद आखिरकार कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सभी आरोपियों को जमानत नहीं दी जा सकती। जी, जिन 5 को बेल दी है, हम लोग बहुत खुश हैं उनके लिए कि उनको 5.5 साल के बाद बेल मिली है और जेल से बाहर आने का मौका मिलेगा। जिन 2 लोगों को बेल नहीं मिली है, उमर खालिद और शर्जील इमाम, उनको लिबर्टी दी गई है कि 1 साल बाद वो फिर बेल के लिए अप्लाई कर सकें। और ये भी कहा गया है पुलिस से और ट्रायल कोर्ट से कि केस जल्द से जल्द चलाया जाए। सारे जो अहम गवाह हैं उनको 1 साल के अंदर एग्जामिन किया जाए, और अगर उनको एग्जामिन ना भी कर पाए तब भी ये 1 साल की डेडलाइन जारी रहेगी। ऑब्जर्वेशंस रहे कोर्ट के ऑर्डर देने के उमर खालिद और शर्जील इमाम का कोर्ट ने सेंट्रल रोल बताया है, तो इसका किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए बाकी पूरे 7 अक्यूज्ड को अगर हम देखें तो? देखिए, इंटरप्रिटेशन ऐसे नहीं किया जाता है कोर्ट जजमेंट्स का। जब बेल पे जजमेंट आता है तो कोर्ट उसमें हमेशा कहती है, और इस केस में भी कहा है कि ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ बेल के लिए हैं, इससे ट्रायल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेल देनी है या नहीं देनी है, उस बिना पे उन कॉन्टोर्स में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिए हैं, तो उसके अलावा इस पे कुछ कहना ठीक नहीं होगा। सर, उमर और शर्जील को आने वाले दिनों में और कितना वक्त लग सकता है जो है वो कारागार से बाहर आने में? देखिए, आज तो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि 1 साल उनको वेट करना होगा। अगर पुलिस और प्रोसिक्यूशन पूरे अहम गवाहों को कर लेगी पहले उसके, तो वो पहले भी अप्लाई कर सकते हैं बेल के लिए। लेकिन अगर वो 1 साल तक नहीं कर पाए तो 1 साल के बाद उनको राइट होगा फिर से बेल के लिए रीअप्लाई करने का। चलो।